हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मंडल सर और आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 12 क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का है। एनसीईआरटी का पूरा जो सिलेबस है इसको टॉपिक वाइज हम क्लियर करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, फिर देख लो। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आज एक ही वीडियो में। ऐसा कुछ पार्ट बना लिया हमने। चार्ट्स के बारे में बताएंगे, उसके बाद करेंट, वोल्टेज, कुछ सिंबल भी बताएंगे, फिर ओम्स लॉ आएगा, फिर रेजिस्टिविटी पढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल करके, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट, फिर वर्क डन, पावर, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। उसके बाद वाला हमने न्यूमेरिकल एंड सर्किट एनालिसिस चलेंगे। आज यहाँ तक ही रहेगा इसका। ओके, फर्स्ट आ जाओ चार्ज। चार्ज उसके बाद क्या क्या है चार्ज में, चार्ज है क्या चीज़ देख लेते हैं। देखो ये चार्ज है, टू टाइप्स है। एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। ये देखो ये कैसे बनता है, नेगेटिव चार्ज कहाँ से आता है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ से। ये जो एटम है ना, आइसोलेटेड एटम, क्लास 9 में पढ़े हो। एटम का आउटर मोस्ट सेल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहता है। कोई एक इलेक्ट्रॉन रहता है, दो इलेक्ट्रॉन, उसको तो एक दो तीन मेटल बोलते हैं, उसके बाद नॉन मेटल बोलते हैं। लाइक दिस जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कोई एनर्जी अगर उसे मिल जाए तो वो क्या होता है, वो डिसलॉक हो जाता है। जैसे देखो मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, अरे अंदर अंदर में रेड कलर में प्रोटॉन दे के रखा। जो प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है नेगेटिव चार्ज है। सारे नेगेटिव है, ये सारे नेगेटिव चार्ज है। अरे प्रोटॉन का ये सारे अंदर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। अगर मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, कैसे देखो, मान लो बाहर निकल गया, जगह छूट गया, तो जगह छूट गया तो ये यहाँ पर तो नेगेटिव है, तो इसके लिए एक प्लस साइन जो है ये दिखाई देगा, क्योंकि इसके साथ ये न्यूट्रल हो गया, इसके साथ ये न्यूट्रल है, इसके साथ ये न्यूट्रल, इसके साथ इसका पेयर यहाँ पर था वो निकल के चला गया, तो ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव बन गया चार्ज और ये नेगेटिव बन गया। अभी इलेक्ट्रॉन फ्लो होते रहेगा, लेकिन प्रोटॉन मेटल में ये जो एटम होता है, एटम के अंदर जो प्रोटॉन होता है ये फ्लो नहीं होता है, वहीं रहता है। इलेक्ट्रॉन मूव करके एक जगह से दूसरा जगह जाता है, ये चार्ज बन गया। ये नेगेटिव चार्ज हो गया। ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, और ये प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। एटम इज ए होल पॉजिटिव हो गया। चलो अभी देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस में क्या होता है। प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस में लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। मान लो एक प्रोटॉन दिया था हमने, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो क्या करेगा, ये करेगा इसको इधर पुश करेगा, अरे इधर पुश करेगा, तो रिपेल हो रहा है ना, दोनों अपोजिट साइड भाग गए। अभी देखो ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसको इधर पुश करेगा, इधर इसे, तो रिपेल हो रहा है, दोनों नेगेटिव दोनों पॉजिटिव, मीन्स लाइक चार्ज हो गया, इक्वल में ये चार्ज रिपेल हो रहा है। अभी देखो एक पॉजिटिव दे दिया, एक नेगेटिव दे दिया, क्या करेगा, दोनों अट्रैक्ट, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। अब समझ में आ गया जो चार्ज अट्रैक्शन आ रही जो प्रॉपर्टी है, इसको मैं फिगर करके देखा है अच्छी तरह। ओके, नेक्स्ट में आ जाओ। देखो नेक्स्ट में ये जो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज है कूलम है। कूलम जो साइंटिस्ट है जो इन्वेंट किया था, उसका नाम के फर्स्ट लेटर कूलम सी से डिनोट किया जाएगा, और चार्ज क्यू से डिनोट किया जाता है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बोला था, ये नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन, उसका चाहे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 किलो। ये वैल्यू मैं एक डिजिट में रखा, ये बड़ा डिजिट भी होता है 1.602, अपर क्लास में जाके पढ़ोगे, ठीक है, नहीं तो यहाँ तक रखो 19 हो जाए। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, माइनस में आना चाहिए, ये याद रखो माइनस। कोई चार्ज अगर प्रोटॉन है या कोई पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस में दे दिया, वैल्यू सेम, इक्वल एंड ऑपोजिट होना है, इसलिए न्यूट्रल होता है, जीरो हो जाता है। समझ में आ गया चार्ज, ये वैल्यू काम में आएगा, ओनली वैल्यू सिंबल ओनली, इलेक्ट्रॉन बोलेगा तो सिंबल, नहीं तो नॉर्मल लेके काम करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, तो फार्मूला क्या है, एक नंबर फार्मूला, चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n दे दिया, चार्ज का कौन सा था, ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, माइनस में ले लेंगे, और काउंटिंग करेगा तो माइनस छोड़ देंगे। तो अभी देखो ये चार्ज का करंट का हिसाब से एक फार्मूला है। करंट का क्या है,
करंट इंटू टाइम करोगे फिर भी चार्ज आएगा। तो यहाँ से एक दूसरा भी फॉर्मूला आएगा, मान लो आई इक्वल टू कितना है बोलता हूँ, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, ये आएगा। तो इससे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। यहाँ से देखो कौन सा मिल सकता है, एन इक्वल टू क्यू बाई ई, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। अगर चार्ज में आता है, मान लो 1 कूलम में कितना चार्ज है, वो हमने कितना इलेक्ट्रॉन रहता है 1 कूलम चार्ज में, वो निकलते हैं। तो इस फॉर्मूला में इधर 1 लिखेंगे, इधर ये वैल्यू लिख देंगे, तो कैलकुलेट करने पर आ जाएगा। देखते आते हैं, चलो इधर नेक्स्ट पेज में बोलो ये, फाइंड द इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ चार्ज इन 1 कूलम में कितना चार्ज होता है। तो ये फॉर्मूला क्या बनाया था हमने, एन इक्वल टू क्यू बाई ई, वैल्यू पुट करो, क्या बोला है 1 कूलम 1 दे दिया, अगर 2 कूलम दिया तो 2 लिखो, 5 दिया है, जो भी रहेगा ऊपर लिखो। इलेक्ट्रॉन का चार्ज याद है ना, ये याद कर लो इसको, 10 टू दी पावर माइनस 19, माइनस साइन नहीं देंगे हमने क्योंकि नंबर काउंटिंग कर रहा हूँ, तो इसलिए, नहीं तो इधर माइनस लिखो, क्योंकि कूलम भी माइनस में हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया नंबर, इसको कैलकुलेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ शुरू करते इक्वल टू देख लो, पावर माइनस है 19, ऊपर चला जाएगा 10 टू दी पावर 19 आ गया, पॉजिटिव हो गया 1.6 आ गया। इसके लिए भी एक जीरो निकल देते हैं, इक्वल टू देख लो कैसा होता है। इसको 16 किया, इसको हमने 10 कर दिया, पॉइंट निकल दिया, और इसमें से एक जीरो बाहर ले आते, 10 आ गया इधर, और इधर करते 10 टू दी पावर 18, यहाँ से 19 था ना, एक बाहर कर दिया, और इसका पॉइंट के लिए यहाँ रख। अभी काटते हैं थोड़ा, देखो ये तो 100 होता है ना, 100 होता है, और भी करो इधर काटाकुटी। तो चलो इधर 4 आता है, इधर 2 से 5 और 2 से 5 हो गया, तो 25/4 आ गया। कौन सा आ गया, 25/4 इंटू 10 टू दी पावर 18, 4 का टेबल आता है, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24। अगर पॉइंट नहीं लोगे तो यहाँ पर इंटू करना पड़ेगा, इंटू 10 टू दी पावर 18। अगर मान लो पॉइंट में लेंगे तो ये 24 हो गया, 1 कैरी हो गया, पॉइंट लगा दो तो 10 हो गया, 2 जा 8 हो गया, 5 आ गया। अगर फुल लोगे तो इतना आता है। अगर ये पॉइंट के बाद छोड़ो, जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है 6 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है, हमने पॉइंट में ले लिया तो 6.25, एग्जाम में आता है 25 भी देते हैं एग्जाम में, इसलिए हमने करा। ये कैलकुलेशन थोड़ा देख लो कैसे काटकुट किया, याद रखना जरूरत नहीं है, खुद कर पाओगे। ओके नेक्स्ट चलते। तो यहाँ तक पता लग गया हमने। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा करंट। ये करंट है, करंट में क्या क्या है देखते हैं। करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। जो चार्ज अभी देखा, वो चार्ज अगर कोई वायर के अंदर से फ्लो हो रहा है, यहाँ लिख के रखा, टाइम वेस्ट ना हो जाए, वीडियो लंबा ना हो जाए, तो हमारे ये करंट कौन सा हो जाएगा, जब कोई वायर का अंदर से करंट पास करते हैं। कब करंट पास होता है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में बोलेंगे। तो रेट ऑफ फ्लो, जब टाइम का हिसाब से करंट फ्लो हो जाएगा तो ये करंट बोलेगा, जब चार्ज फ्लो होगा तो। ओके, ऐसा यूनिट ऑफ करंट होता है एम्पियर। वही जो साइंटिस्ट था एम्पियर, उसका नाम का पहले लेटर ये ले लिया, ये से डिनोट करना है। स्मॉल यूनिट याद रखो, मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को ये में से डिनोट किया था। माइक्रो एम्पियर, ये माइक्रो, म्यू ऐसा देना है, ऐसा वाला लेके यू नहीं लिखना है। इसको 2 डंडा, ये डंडा थोड़ा बड़ा होगा, फिर ये डंडा थोड़ा छोटा होगा, ये म्यू हो गए, तो माइक्रो एम्पियर इसको बोलते हैं। मिली मीन्स 1000 से डिवाइड हो जाएगा, 10 टू दी पावर -3 आएगा। माइक्रो मीन्स और 1000 हो जाएगा डिवाइड, मीन्स 10 टू दी पावर -6। ये भी वैल्यू भी याद रखना है। तो ये करंट का ऐसा यूनिट हो गया। छोटा यूनिट भी समझ में आ गया, ये करंट का डेफिनेशन आ गया। फिर आगे चलते, देखो आगे है फॉर्मूला क्या बोला था, वही चार्ज वाला, Q इक्वल टू आई टी था ना, Q इक्वल टू आई टी, उसी से ही फॉर्मूला आ गया, जो I इक्वल टू क्यू बाई टी। अभी देखो 1 एम्पियर का डेफिनेशन चाहिए, हर एक में 1 एम्पियर का, 1 वोल्टेज का सभी डेफिनेशन चाहिए। 1 एम्पियर क्या है, यही फॉर्मूला लगा। देखो इसका वैल्यू क्या लिखा है, ये 1 कूलम, क्यू का वैल्यू 1 कूलम लिखो, ये 1 कूलम लिखा। फिर टी का वैल्यू 1 सेकेंड लिखा, तो 1/1 काट के क्या होता है 1 आता है, तो इधर 1 है, उल्टा लिख लो यहाँ पर, आगे ये लिखो फिर इधर ले आओ 1 एम्पियर। तो अभी 1 एम्पियर का यूनिट क्या हो गया, देखो एक जो एक्चुअल यूनिट है 1 एम्पियर,
कूलम पर सेकेंड, ये देखो कूलम पर मीन्स बाई था ना, ऊपर आ गया माइनस हो गया कूलम पर, तो 1 एम्पियर इज द यूनिट कूलम पर सेकेंड होता है। तो इसको डेफिनेशन बनाओ, 1 कूलम चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड, बस 1 एम्पियर हो गया। ये डेफिनेशन ये याद रखो तो डेफिनेशन याद हो जाएगा। 1 एम्पियर का डेफिनेशन क्या है, देखो 1 कूलम चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा लगा दो, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड द 1 एम्पियर। ये थोड़ा लगाओ, नहीं तो बड़ा छोटा हो जाएगा और ये परफेक्ट हो जाएगा बस। लेकिन ये चीज़ याद रखो, 1 कूलम इन 1 सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट चलो, ये करंट जो है ना एम्पियर, इसको मेजरमेंट करते हैं। ये किससे मेजरमेंट करते हैं, जो मीटर है उसको करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है उसका नाम है एमीटर। एम्पियर मेजर होता है एमीटर, ऐसे याद रखो, एम्पियर के लिए एमीटर याद होता है। और ये कनेक्शन सीरीज में होता है। कैसे कनेक्शन होता है, जब सर्किट बनाएंगे आप उसमें दिखाएंगे कैसे सीरीज में, याद रखो ओनली सीरीज में होता है, मतलब एक ही लाइन में। कैसा होता है मीटर ये मीटर हमने खुद बनाया, देखो ये मीटर का एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक होता है नेगेटिव टर्मिनल होता है। पॉजिटिव पॉजिटिव में कनेक्शन आएगा, ये याद रखना, उल्टा हो जाएगा तो फिर मीटर डैमेज हो जाएगा। प्रैक्टिकल होगा तो उस टाइम भी तुम्हें देख के करना है, कहाँ पर पॉजिटिव लिखा है कहाँ पर नेगेटिव लिखा है, वो कनेक्शन भी दिखाएंगे सर्किट में। तो इधर देखो, जब यहाँ से कनेक्शन हो जाएगा सर्किट में, वोल्टेज जब मेज़र करेंगे हम उस टाइम ये 0 में है। जब नहीं कनेक्शन है, जब करंट फ्लो होगा ये 1 2 3 4 5 लाइक दिस से चलते रहेगा करंट, पता लगेगा ये नीडल घूमते रहेगा, जितना आगे जाएगा नीडल उससे पता लगेगा कितना करंट मेजर हो रहा है। तो एक नेगेटिव है पॉजिटिव, इसका सिंबल कैसे लिखोगे, एमीटर का ये यहाँ का अंदर अच्छा करके एक ये लिखो, यहाँ पर ये लिखा और इधर एक पॉजिटिव दे दो, इधर एक नेगेटिव दे दो, ये सिंबल हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव देना जरूरी है, एमीटर के लिए ए लिखना जरूरी है, नहीं तो नीचे ये लिख दो, कहीं भी अगर जगह छोटा हो गया तो, नहीं तो अंदर ही लिखते हैं, ये सिंबल रहेगा। याद हो गया इसका, तो ये हमारे हो गया करंट के लिए, इतना हो गया याद रखो। फिर नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे हम, पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या है, एक्चुअली पोटेंशियल वोल्टेज भी बोलता है, VOLTAG वोल्टेज। पोटेंशियल और वोल्टेज क्या होता है ये बाद में इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो चलो ये पोटेंशियल क्या है, देखो इसका दो टाइप का होता है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट का हमने डिस्क्राइब कर लेते। द अमाउंट ऑफ वर्क इज डन, ये बिल्कुल याद रखो, मैं याद रखा इसको, कहीं भी पूछो रास्ता में मैं बताऊंगा, तुम्हें भी याद रखना है, क्लास 12 में भी है ही डेफिनेशन में बताया। द अमाउंट ऑफ वर्क इज डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट एगेनिस्ट ए गिवन चार्ज। मान लो एक बड़ा वाला एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका अंदर बहुत सारे पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव, बड़ा वाला एक पॉजिटिव चार्ज लिया, तो ये क्या कर रहा है, ये कोई भी इसको पॉजिटिव आने नहीं देगा। अरे यूनिट पॉजिटिव, ये यूनिट पॉजिटिव क्या होता है, 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम को यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट मीन्स 1 कूलम, 1 कूलम चार्ज वो भी पॉजिटिव में लिया। और 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव होता है, 6.25 × 10⁻18 चार्ज लेके पॉजिटिव होता है, ये 1 कूलम होता है। तो वही वाला चार्ज हम इधर मूव कराएंगे, तो मूव करने नहीं देगा, ये पुश करेगा, रिपेल करेगा, तो हमारे बॉडी का एनर्जी स्पेंड करके इसको लाना है, मान लो इस पॉइंट में लाना है, ये पॉइंट में। तो ये यहाँ पर इसका रेंज यह है, मान लो यहाँ तक है इसका रेंज है, कोई यहाँ तक आए तो ये धक्का लाएगा, लेकिन यहाँ रहेगा तो ये इसका रेंज का बाहर मीन्स इसको बोलते हैं इन्फिनिटी पॉइंट में। इन्फिनिटी है जो बोला है ना, अमाउंट ऑफ वर्क इज डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। इन्फिनिटी यहाँ दूर से ले लिया, लेके लाते लाते जब उसका रेंज का अंदर आ गया, फील्ड का अंदर आ गया, तो अब मुझे धक्का लगाना पड़ेगा, धक्का लगाओ धक्का लगाओ धक्का लगाओ लगा तो एनर्जी वेस्ट हो जाएगा, हमारे वर्क डन करना पड़ेगा। ये पॉइंट में हमने यहाँ आके पुट कर दिया। तो ये लाने के लिए जितना वर्क डन हुआ है हमारे, वो वर्क डन को अगर वो न्यूमेरिकल वैल्यू ले ले, जितना वैल्यू मान लो 10 आ गया कि 15 आ गया 12 आ गया, उसी को पीछे वोल्ट लिख दो, क्योंकि 1 लिखा तो फार्मूला क्या है देख लेते कैसे हुआ है, वो भी हम देख लेंगे बाद में। अभी देखो ये हो गया पोटेंशियल एट ए पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट देख लेते, फिर उसको फार्मूला देख लेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट में अभी देखो ये इन्फिनिटी में नहीं है, यहाँ इन्फिनिटी था, ये हमारे रेंज यहाँ पर है, इसका रेंज मान लो यहाँ तक हमने इसका रेंज दे दिया, ये चारों तरफ एक रेंज है इसका, ये हैवी पॉजिटिव है,
चार्ज, बहुत पॉजिटिव चार्ज है। देखो कैसे पोटेंशियल बनता है। ये पॉजिटिव आ रहे 1 कूलम चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉइंट ए है, यहाँ पर है, हमें ये बी पॉइंट में लाना है, नज़दीक ले आ रहा हूँ, यहाँ पर आके प्लेस करना है, यहाँ से आना है। तो ऐसे बी ले आएंगे तो देखो पॉजिटिव है, ये पुश करेगा तो मेरा एनर्जी लॉस हो जाएगा। यहाँ से इसको धक्का लगाते लगाते हम यहाँ ले आएंगे, तो जितना वर्क डन होगा, देखो अमाउंट ऑफ वर्क इज डन, तो वर्क डन करना पड़ेगा मुझे टू ट्रांसफर ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट में हमें अगर ट्रांसफ़र करना है तो जितना हमारे काम हो गया, वर्क डन हो गया, उसी वैल्यू को हम पीछे भी लिख के वोल्टेज दे देंगे। तो देखो ये फार्मूला कैसे है वो भी हम देख लेते हैं एक बार। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ये भी याद रखो, डेफिनेशन चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ फार्मूला, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, एक्चुअली फार्मूला होता है ये W इक्वल टू वी क्यू, ये फार्मूला याद रखो, ये W इक्वल टू वी क्यू, ये फार्मूला। तो V का वैल्यू निकलना है W, ये वर्क डन अपन चार्ज इसका तो 1 कूलम लिया, तो ये कौन सा हो गया W बाई 1 आ गया ना। तो ये देखो ना V इक्वल टू W, ये हमारे जो वोल्टेज है, वोल्टेज तो यूनिट इसको क्या बोलते हैं, नाम वोल्टेज नहीं तो वोल्ट बोलते हैं, V से डिनोट करते हैं। लिखते हुए है V से, जैसे कूलम को चार्ज को क्यू से लिखते हैं, यूनिट सी होता है। ये दो अलग अलग टाइप है, लेकिन इसके लिए दोनों सेम हो गए। इसको जैसे चार्ज को क्यू से डिनोट किया, इसको वोल्टेज को V से डिनोट किया, एंड यूनिट भी V है, दोनों V है। ये उल्टा नहीं हो जाना चाहिए, ये कन्फ्यूजन हो जाती है। सर V इक्वल टू 5V, ये कैसे होगा, मान लो V इक्वल टू 5V लिखा, नीचे V इक्वल टू 5 वोल्ट, ये VOLT देना है इसमें, ये V तो सिंबल है, अरे वोल्ट का यूनिट है, ये पीछे लगेगा यूनिट, और सामने हो गया जैसे चार्ज का हमने सिंबल दे दिया क्यू, वोल्टेज का सिंबल। पोटेंशियल को अभी वोल्टेज बोलना शुरू करूँगा, पोटेंशियल को वोल्टेज बोलेंगे, आर ए क्या है, इसको है V से डिनोट करेंगे। ओके नेक्स्ट चलो, ये W इक्वल टू वी क्यू था। अभी देखो 1 वोल्ट PD, PD मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है PD, याद रखो पोटेंशियल डिफरेंस। ये 1 वोल्ट को डिफाइन करेंगे, कैसे करेंगे, जैसे करंट की किया था, इसका भी फार्मूला क्या था, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। अभी इसको 1 बनाओ, तो ये भी 1 लिखो, ये भी 1 लिखो, पहले 1, ये वर्क डन जूल में आएगा, 1 जूल, इधर की भी 1 कूलम, तो 1 बाई 1 काट के 1 हो गया। देखो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल 1 कूलम, ये 1 बाई 1 आ गया। इसको डेफिनेशन में करो तो 1 वोल्ट PD का हो जाएगा। यूनिट, नया यूनिट कौन सा बना, 1 वोल्ट का हो गया, जूल J, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, ये हो गया न्यू यूनिट। इसको भी याद रखो, दूसरा यूनिट एग्जाम में आता है। तो 1 वोल्ट का डेफिनेशन, 1 जूल वर्क इज डन टू ट्रांसफर 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1.1, वही जो ले आया था ना, ये यहाँ से मूव करके यहाँ ले आया था हमने, ये पॉइंट ए से बी तक आ गया। तो 1 कूलम चार्ज ट्रांसफ़र करना है, ये पॉइंट ए से बी तक ट्रांसफ़र किया, जितना वर्क डन हो गया वही हमारे वोल्ट। अगर 1 जूल होता है तो 1 वोल्ट हो जाएगा। देखो द PD ऑफ 1 वोल्ट इज डिफाइंड दैट 1 जूल वर्क इज डन टू ट्रांसफर 1 कूलम चार्ज, वही बोला 1 जूल वर्क इज डन टू ट्रांसफर 1 कूलम चार्ज फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड ऑफ ए कंडक्टर। कोई एक मान लो लंबा कंडक्टर ले लिया, इस टाइप का कोई एक कंडक्टर है, इस पॉइंट से तुम्हें इस पॉइंट तक लाने के लिए एक एंड से दूसरा एंड 1 कूलम चार्ज ले आओगे तो 1 जूल काम हो गया, तो 1 वोल्ट हो गया। डेफिनेशन याद रखो, डेफिनेशन जब राइटिंग क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज 1 वोल्ट PD आएगा एग्जाम में। चलो नेक्स्ट, ये मेजरमेंट करते हैं, वोल्टेज देखते हैं, वोल्टेज मेजरमेंट होता है। वोल्टेज के लिए डायरेक्ट लिखो वोल्ट मीटर, वोल्टेज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन पैरेलल, वो सीरीज में था। एम्पियर के लिए एम मीटर, वोल्टेज के लिए वोल्ट मीटर, याद रखो, नाम उल्टा नहीं होना चाहिए। और कनेक्टेड इन पैरेलल, ये देखो ये भी पॉजिटिव मार्किंग करना है, ये नेगेटिव मार्किंग होगा, सिंबल रहेगा, इसका अंदर बड़ा वाला एक भी देना है तो पता लगेगा वोल्ट मीटर, और इधर पॉजिटिव सिंबल देना है, इधर नेगेटिव देना है। जैसे मान लो वोल्टेज अप्लाई किया, ये 0 में नॉट अप्लाइड मीन 0, फिर 1 2 3 4 5 चलते रहेगा, या 10 20 30 40 50 वो जैसे वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर होगा, उसी हिसाब से नीडल घूम के वो दिखाएगा। ये मैं खुद बनाया, देख लो, सिंपल वे, इसको वोल्ट मीटर याद रखो। सेम देखने में होता है एमीटर के एमीटर, भी में वोल्ट मीटर, यहाँ कनेक्ट वोल्ट भी लिखा रहेगा
तो वोल्ट मीटर, उसमें ये लिखा रहेगा एमीटर रहेगा। सिंपल टाइप होता है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, फिर चलो हमने इसको हो गया ये टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। सिंबल यूज्ड इन सर्किट डायग्राम। जब इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है उसमें कौन सा सिंबल हमें चाहिए। देखो, एक होते हैं इलेक्ट्रिक सेल होते हैं, एक सेल, एक बड़ा एक छोटा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव, इसको बोलता है एक सेल होता है। बड़ा डंडा पॉजिटिव, छोटा डंडा नेगेटिव, याद रखो। बैटरी को क्या होता है, 2-3 सेल एक साथ लगाओ। एक्चुअली प्रैक्टिकली ये 2 वोल्ट का होता है। जो लेड एसिड सेल होता है ना, वो 2 वोल्ट का होता है। तो 6 लगाओगे तो 12 हो गया, 2 लगाओगे तो 4 हो गया, उसी टाइप का ये होता है। तो बैटरी होगा, एक लगाया सेल, दूसरा लगाया सेल, तीसरा लगाया सेल, इसी टाइप का चलते रहेगा। ये देखो, ये फाइनल इधर पॉजिटिव आ गया, फाइनल नेगेटिव आ गया, ये हमारी बैटरी बन गया। ये याद रखो, इसी टाइप का बैटरी होता है। तो हम सर्किट में एक ही देखे बोलेंगे बैटरी कनेक्शन दे दिया, इसका अंदर बहुत सारे लगा देंगे। इसको की और स्विच देखोगे सर्किट में की बोल के लिखा हुआ है। की मीन चाबी नहीं है, ये स्विच होता है। देखो ऐसा वाला होता है, ये एक लाइन है, इसका बीच में फर्स्ट ब्रैकेट दे दो, ये होता है ऑफ की, हो गया ऑफ हो गया। और ऑन हो जाता है इसका, ये वाला करो और ये वाला करो, करके देखे इधर बिंदी लगाओ, ऑन हो गया। ये हो गया ऑन और ये हो गया ऑफ हो गया। तो ऑफ हो गया मीन्स करंट नहीं फ्लो हो जाएगा, इसमें ब्रेक दिखाई दे रहा है। अरे ऑन हो गया मीन्स यहाँ से करंट पास करके निकल जाएगा। ये याद रखो, इसको की बोलेंगे हम, स्विच नहीं बोलेंगे कभी कभी। और दूसरा टाइप का भी है, ऐसा आया, ऐसा करके दे दिया, ये आ गया। तो ये अगर ये ऑफ है, ये अगर नीचे टच करो तो ऑन हो जाएगा। ऐसा वाला भी सिंबल रहेगा, ये वाला भी सिंबल रहेगा। ठीक है, 2 सिंबल ये। वायर ज्वाइनिंग होता है। ज्वाइनिंग वायर कौन सा होता है, मान लो एक वायर ऐसा गया, ये गया है ज्वाइनिंग के लिए, तुम्हें ये बिंदी दे दो। और नॉट ज्वाइनिंग वायर कौन सा है, यहाँ पर दे दो एक नॉट ज्वाइनिंग, सीधा ले आओ, ऐसा करके बेंड करके ऐसा ले जाओ, मीन्स उल्टा आ गया, ऊपर से आ गया, दिखाई दे। ज्वाइनिंग नॉट ज्वाइनिंग होता है इस टाइप का। ये वाला बिंदी लगाओगे तो 4 वायर इधर गया, कोई 3 वायर है, मान लो यहाँ से अगर है, यहाँ से ज्वाइन करके दूसरा ले गया, ये ज्वाइनिंग हो गया वायर। इस टाइप का जॉइंट याद रखो, वायर ज्वाइनिंग। जब सर्किट डायग्राम ड्रॉ करोगे तो इसी टाइप का ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे बाल्ब, इलेक्ट्रिक बाल्ब ड्रॉ करना है, देखो ऐसा वाला लेग लाइन देके, ये 2 ऐसा करके खींच के देके, ये वाला बाल्ब ऐसा करो सीधा, और कुछ नहीं करो, बस ये बाल्ब है, लिख दो बाल्ब। रेजिस्टेंस कैसा है, देखो एक लाइन आ गया, ऐसा करके लिखो रेजिस्टेंस। प्रैक्टिस कर लो, उल्टा पल्टा नहीं होना चाहिए। देखो कितना अच्छा हो रहा है। ये रेजिस्टेंस 5-7 दे दो, 7-8 दे दो, प्रैक्टिस करते रहो। इक्वल हाइट होना चाहिए और ये एंगल होना चाहिए, गोल गोल नहीं होगा। गोल गोल होगा तो दूसरा मीनिंग हो जाएगा। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट, ये कैसे, वेरिएबल रेजिस्टेंस रियोस्टेट एक ही टाइप का सिंबल आता है। ये हमने रेजिस्टेंस दे दिया, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस मान लो, ये वेरी हो रहा है, इस टाइप का बनाओ वेरिएबल रेजिस्टेंस। नहीं तो एक बिंदी देके लेते हैं, कोई ज़रूरत नहीं। वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट सिंबल तो एक है, लेकिन दोनों का काम अलग है, बाद में बताएंगे। एमीटर तो देखा दिया हमने, यहाँ पर बड़ा करके ये लिखो, एक पॉजिटिव दे दो, रेड वायर पॉजिटिव, ये मैं ब्लू वायर को, ब्लैक वायर को हमने नेगेटिव बना के रखा, पता लगे, इसको सिंबलाइज किया। ये वोल्ट मीटर को भी लिखो, यहाँ पर प्लस दे दो, यहाँ पर माइनस दे दो, ये वोल्ट मीटर होते हैं। ये सारे सिंबल याद कर लो, अच्छा से याद कर लो। तो सिंबल का भी हो गया हमारे। चलो नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। ओम्स लॉ, ये है बेसिक लॉ है, इसका बिना साइंस नहीं होता है। मान लो तुम 12 पास हो गया, इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, तो कोई प्रोफेसर आया, आके बोला ए तुम उठ जाओ, ओम्स लॉ बोलो। अगर नहीं बोल पाया, बोले कहाँ से पढ़ के आया, कुछ नहीं आता, ABCD नहीं आता है तो स्कूल में पढ़ोगे कैसे, इस टाइप का था। ये ABCD वाला होता। तो ये आपने क्या है, ये पूरा डिटो याद रखो, मैं NCERT किताब से लिखा। जो यहाँ पर देख रहे हो डेफिनेशन, मेरा डेफिनेशन नहीं है, ये बोर्ड का डेफिनेशन है। ये सारे डेफिनेशन जो मैं लिखा वो NCERT किताब का है, इसलिए अच्छा से याद रखो। द पोटेंशियल डिफरेंस, किससे डिफरेंस किया, अभी V से डिफरेंस किया हमने। पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द एंड ऑफ मेटालिक वायर, एक अगर मेटालिक वायर ले लो, ये 2 एंड ले लो, इसका दोनों एंड का बीच में अगर वोल्टेज V होता है तो मेटालिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर जितना करंट पास होगा, वोल्टेज ज़्यादा होगा तो करंट ज़्यादा पास होगा, वोल्टेज कम होगा तो कम करंट पास होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
करंट होता है। और प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन, अगर हाई टेम्परेचर में ये मेटल का कैरेक्टर चेंज होता है तो करंट कम ज़्यादा होता है, इसलिए बोलता है टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट होना चाहिए। ये देना है कंडीशन, नहीं तो ये ओम्स लॉ नहीं होगा, ये दूसरा कुछ लॉ बन जाएगा, वेरी नहीं होगा। तो हमने क्या बोला, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये वोल्टेज को भी लिखा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल दिया, करंट के लिए आई लिख, भी प्रोपोर्शनल आई हो गया। जब प्रोपोर्शनल साइन निकलते हो इक्वल टू आ जाएगा तो कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट कौन सा दिया हमने, आर, सामने नहीं पीछे देना पड़ता है। ये फॉर्मूला बन गया, भी इक्वल टू आई आर, याद रखो, भी इक्वल टू आई आर। आर को क्या बोलता है, आर इज कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस, ये नाम याद रखो, रेजिस्टेंस का आर लिखा हमने, रेजिस्टेंस। तो इसको देखो भी इक्वल टू आई आर, दूसरा फॉर्मूला सपोज आई इक्वल टू कौन सा होगा, भी बाई आर हो जाएगा। आर इक्वल टू कौन सा आएगा, इसको आई से डिवाइड करो, इक्वल टू वी बाई आई। ये तीन फार्मूला आ गया, ये ओरिजिनल फार्मूला आ गया, ये ओरिजिनल वाला फार्मूला याद रखो, और ये दोनों इससे बनता है, और ये तीनों याद रखना पड़ेगा घुमा के। रेजिस्टेंस, इसका जो प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस, और ये जो एक मतलब आइटम है, इसको एक क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो लगाया जाता है इसको रेजिस्टर बोलते हैं उसको कलर कोड होता है, वो कैसा देखता है वो बाद में देखेंगे हमने जब कनेक्शन देंगे। तो आगे आ जाओ। तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस बोला ना, ये कोई प्रॉपर्टी होता है, ये कंडक्टर बोलता है इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो, ये करंट फ्लो नहीं करने देता है। ये वायर है, इसके अंदर रेजिस्टेंस अगर नहीं होगा तो यहाँ पर जितना करंट है तुरंत यहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस के बारे में, ये रेजिस्टेंस है इसलिए ये फ्लो कम कर देता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम होते रहेगा। तो इसी टाइप का ये फ्लो ऑफ रेजिस्टर, फ्लो ऑफ चार्जेस होता है, ये चार्ज जाने नहीं देते, फ्लो ऑफ चार्ज करंट बोलते हैं, इसलिए करंट कम फ्लो होता है इसमें। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या बोलता है, ये साइंटिस्ट का नाम ओम था, इसलिए ओ नहीं लिखना है, उल्टा वाला डब्बा निकल दो, ऐसा करके लिखो, ऐसा वाला ओम होता है। प्रैक्टिस कर लो, ऐसा करके लिखो, ऐसा वाला गोल करके हाड़ी टाइप उल्टा कर दो, हेलमेट उल्टा करके ऐसा लगाओ। ये सिंबल अच्छे तरह याद रखो, ये सिंबल चाहिए। तो इसको ओम, इसको लार्ज यूनिट किलो ओम, ये किलो ओम्स का सिंबल ये रहेगा। मेगा ओम ये है, इसके ऊपर नहीं जाता है नॉर्मली, किलो और मेगा होता है, इसका छोटा यूनिट नहीं होता है, बट किलो मीन्स 1000, 1000 मीन्स ये 1000 ओम किलो मीन्स 10⁻3, मेगा मीन्स 10⁻6 होता है। बड़ा वाला सिंबल याद रखो, ये आएगा। अरे किलो ओम, मेगा ओम, ये जो रेजिस्टेंस होता है ये फिजिकल ऐसा वाला रेजिस्टेंस है, देखने में आता है इस टाइप का रेजिस्टेंस होगा, इस टाइप का। और यहाँ पे ऐसा करके गोल गोल कलर कोड रहेगा, ये कलर कोड फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 कलर कोड होगा। कलर कोड देख के ये पता लगता है, वैल्यू नहीं लिखा रहता है। क्लास 12 में जाके प्रैक्टिकली तुम्हें बोलना है कौन सा कलर कोड का वैल्यू कौन सा है। ओके, आगे चलते हैं। देखो रेजिस्टेंस का भी 1 ओम, वही करंट का 1 एम्पियर देखा था, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट देखा था। अगर रेजिस्टेंस का 1 ओम देखेंगे तो फॉर्मूला क्या बोला था, V इक्वल टू आई आर था ना, V इक्वल टू आई आर, तो R इक्वल टू V बाई आई, ये V बाई आई लिखा। अभी इसको 1 लिखना है, इसको 1 लिखना है, 1 बाई 1 काट के 1 होगा। देखो इधर 1 वोल्ट 1 एम्पियर, तो दोनों 1 बाई 1 1 ओम हो गया। तो इसका नया यूनिट कौन सा बन गया, इसका नया यूनिट बन गया 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, समझ में आ गया, वोल्ट पर एम्पियर हो गया। अभी इसको डेफिनेशन बनाओ। देखो बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ वायर का 2 एंड में डिफरेंस होता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट है, अगर करंट 1 एम्पियर फ्लो होता है, देन उसी वायर को बोलते हैं 1 ओम रेजिस्टेंस इसमें प्रोड्यूस हो गया, इसका अंदर है 1 ओम रेजिस्टेंस। तो क्या डेफिनेशन लिखना है, ई पोटेंशियल डिफरेंस और पी डी अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ ए conductor is 1 volt and current through it is 1 ampere, then the resistance of the conductor is 1 ohm। ये डेफिनेशन है, एनसीईआरटी की तरफ से दिया हूँ मैं। रेजिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये किससे मेजर का, ओम मीटर बोलते हैं, ओम मीटर। एम्पियर के लिए एम मीटर, फिर वोल्ट मीटर के लिए वोल्ट मीटर, रेजिस्टेंस के लिए ओम मीटर। एक चीज़ देखो ध्यान दो, इसमें जो चीज़ है नहीं, इसमें एमीटर कनेक्शन करने के लिए सर्किट ऑन करना पड़ेगा सीरीज में लगा के, वोल्ट मीटर सर्किट ऑन सर्किट में मेज़र करना है, करंट पास कर रहा है, वोल्टेज देखना है। लेकिन ओम मीटर रेजिस्टेंस
ये सर्किट में नहीं देख सकोगे। इसको रेजिस्टेंस को उखाड़ना है, उखाड़ के लेके ऑफलाइन दोनों टास्क करो। 2 NB मीटर का वही उसी टाइप का मीटर होगा तो वो रीडिंग देगा, वो लाइन पे काम नहीं होगा। लाइन का बाहर ले आके उठा के तब बाहर ऑफलाइन में चेक करना होगा इससे, तब जाके रेजिस्टेंस का हेलो ओम, किलो ओम, मेगा ओम रेंज दिया है उससे मेजर कर सकते हो। आगे चलते हैं। जो बोला है ना वेरिएबल रेजिस्टेंस VR लिखा था, और दूसरा वाला ये VR लिखा था, VR वेरिएबल रेजिस्टेंस। अरे रियो स्टार्ट होता है। देखो वेरिएबल रेजिस्टेंस का ऐसा लिखा था हमने, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये भी वैसा ही सिंबल है दोनों का। अभी वो क्या काम क्या करता है वेरिएबल रेजिस्टेंस में, द कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट द करंट थ्रू द चेंजिंग करंट विदाउट चेंजिंग होने, तो ये रेगुलेट करंट रेगुलेट करता है। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या रेगुलेट करता है, करंट रेगुलेट करता है। वोल्टेज कोई डिफरेंट चेंज नहीं करता, वोल्टेज तो चेंज होगा ही नहीं किसी में। ये करंट रेगुलेट करता है और ये रेजिस्टेंस चेंज करता है। देखो ये चेंज द रेजिस्टेंस, चेंज द रेजिस्टेंस, दोनों डिफरेंट है काम। ये रियोस्टेट का काम, ये रेजिस्टेंस को सर्किट का रेजिस्टेंस बदल देते हैं, रेजिस्टेंस कम ज़्यादा करता है इसको। और ये करता है रेजिस्टेंस का कोई मतलब चेंज नहीं होता, इसको करंट कम ज़्यादा करता है सर्किट के अंदर। समझ में आया? ये याद रखो डिफरेंस, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है ये दोनों। ओके नेक्स्ट चलते हैं। हमने रेजिस्टेंस जो हमने पढ़ा इसका लंबा पढ़ना है। रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन, किस किस के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड होता है? इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो डिपेंड ऑन, अगर डिपेंड बोले तो लेंथ के साथ डिपेंड होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ डिपेंड होगा, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर। ये चारों पॉइंट याद रखो। ये तो डेरिवेशन के लिए काम आएगा, तो हम एक साथ दे दिया तो थोड़ा दिमाग में रहेगा, बाद वाला रेजिस्टिविटी में इजी हो जाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये आर प्रोपोर्शनल एल दे दिया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स 1/, देना है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ये लिखना है, इधर आर प्रोपोर्शनल 1/। और इधर मटेरियल का कंडक्टर होता है, मटेरियल किस से बना हुआ है? कार्बन से बना हुआ है। नॉर्मल जो रेजिस्टेंस देखा है कार्बन रेजिस्टेंस होता है, फिर मेटालिक रेजिस्टेंस होता है, सेरामिक रेजिस्टेंस होता है। मटेरियल का ऊपर डिपेंड करता है ये मेटेरियल। और टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर, जो अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होता है, उसमें करंट कम ज़्यादा हो जाता है, इसलिए टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। ओके तो ये 4 पॉइंट याद होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट ये याद रखो, 4 पॉइंट, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन 4 पॉइंट। ठीक है, ये चारों पॉइंट याद रखना है अच्छे तरह। नेक्स्ट चलते हैं हमने रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी क्या होता है इसका भी डेफिनेशन चाहिए। देखो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, क्या बोला हमने? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल आ गया। ये देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल दे दिया ना। फिर ये रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, थोड़ा देर पहले हमने देखा इसलिए मैं लिख के रखा। तो ये अच्छे से देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये सिंबल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/a² आता है। यही चीज़ यहाँ पर डिराइव करके दिखाना पड़ेगा रेजिस्टिविटी के लिए। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स आर प्रोपोर्शनल 1/a आ गया, 1/a। तो दोनों ज्वाइन करो, दोनों ज्वाइन करो, तो आर प्रोपोर्शनल कौन सा रहेगा? L/a हो जाएगा, L/a। अगर प्रोपोर्शनल निकालोगे तो ये कांस्टेंट टर्म आता है, यहाँ करते तो आर इक्वल टू दे दिया, प्रोपोर्शनल निकल दिया, तो ये होता है रो, ऐसा लिखना है, इसको बोलता है रो। ठीक है, L/a रो होता है, ये रेजिस्टिविटी बोलते हैं। L/a जो आएगा रो रेजिस्टिविटी होता है। ये समझ में आया? तो रो इक्वल टू कौन सा है इसका यूनिट भी लिखेंगे। ये डेरिवेशन 1 2 3 4 लाइन का ये डेरिवेशन, रो इज कांस्टेंट, रो इज कांस्टेंट, CONSTANT कांस्टेंट, कॉल्ड CALL कॉल्ड रेजिस्टिविटी, RESISTIVIT होता है, जी नहीं लगाना है, रजिस्टर हो जाएगा। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस का रेजिस्टिविटी में इसे यूनिट में करना है, इसलिए रेजिस्टिविटी बोलता है। रेजिस्टेंस पूरा ही है, ठीक है। रेजिस्टर होता है, ये जो सिंबल देखा था ना इस टाइप का, एक ये है रेजिस्टर बोलता है ये, और इसको जो ये सिंबल रहता है इस टाइप का, ये रेजिस्टर होता है, और इसका जो वैल्यू होता है उसको रेजिस्टेंस बोलता है, रेजिस्टेंस। ठीक है, कौन सा? तो इसको ये यूनिट कैसा निकाला जाता है, यूनिट क्या है वो देख लेते हैं नेक्स्ट पेज में। देखो यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट
ओम मीटर, बहुत इंपॉर्टेंट, ओम पार मीटर नहीं है, ओम इंटू मीटर ओम। तो हमने फॉर्मूला किया था R इक्वल टू रो L बाई ए, प्रैक्टिस कर लो ऐसा रो लिखने के लिए, रो RHO, इसको रो बोलते हैं, RHO ये वाला सिंबल को रो। तो अभी देखो इसको रो इक्वल टू कौन सा है, ये रो इधर रहेगा, रो इक्वल टू कौन सा होता है इधर, R तो लिखा है यहाँ पर, ये नीचे से ऊपर चला गया, RL ऊपर है तो नीचे आ गया, देखो ये होता है ना, तभी रो का हमने यूनिट लिखते हैं यूनिट। देखो इसमें ऊपर क्या आ गया, R का रेजिस्टेंस का यूनिट क्या था, ये ओम था, और एरिया मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट मीटर में, लेंथ मीटर है तो एरिया मीटर स्क्वायर, और नीचे लेंथ मीटर में है मीटर। देखो एक मीटर कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, ये आ गया ओम, और ये मीटर, ओम इंटू मीटर, थोड़ा डैश दे दो तो अच्छा लगेगा, ओम मीटर होता है। तो ये रेजिस्टिविटी का यूनिट, ऐसे यूनिट ओम मीटर, कैसा आया पता लगा, रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर, ये याद रखो, अगर याद नहीं होता है तो वैल्यू निकाल के देखो। ओके आगे चलते हैं। देखो इधर रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है किस किस में, तो रेजिस्टेंस चारों में था ना, लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, वो दोनों छोड़ के नीचे दोनों दे दो ये यार, देखो मटेरियल एंड टेम्परेचर, वहीं से नोट करके मैं ही लिया कॉपी करके। तो मटेरियल और किस में डिपेंड नहीं होता है, डज नॉट डिपेंड, ये देखो डज नॉट डिपेंड, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में बहुत बार आया, जो रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन, ये चारों दे दिया, कौन सा करेक्ट है। तो ये लेंथ का ऊपर डिपेंड नहीं होता है, क्योंकि हमने वो लेंथ और ये तो ले लिया ना, ये वाला फॉर्मूला दिया ना, रो L बाई ए, इधर एल आ गया, ये आ गया, तो ये दोनों छोड़ के बाकी दोनों तो नहीं लिया, इसके ऊपर डिपेंड करेगा, याद रखो, याद हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्या आता है देखते हैं, ये दो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल एंड एलॉय। एलॉय तो पता है ना, मिक्सर ऑफ मेटल नॉन मेटल का है, और मेटल है प्योर मेटल, और ये है एलॉय का। देखो हमने क्या लिखा है पॉइंट, दो पॉइंट लिख दिए। रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल इज लो, रेजिस्टिविटी मेटल का लो है, बट चेंज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल चेंजेस हाईली, resistivity alloy is initially high but changes in temperature, resistivity of alloy changes very less। ये दोनों का क्या क्या है, थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल देखे दे। मान लो ये मेटल को ले लिया, एक मेटल का रेजिस्टेंस ले लो, इनिशियल रेजिस्टेंस लो है, मान लो इसमें एग्जांपल लेता हूँ 10 ओम ले लिया। अरे एलॉय का जो रेजिस्टेंस होता है, मान लो इसको इनिशियल ज़्यादा है, ये मान लो 50 ओम ले लिया, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, इनिशियली लो है लो लिखा, इनिशियली हाई है हाई लिखा। मान लो इसको दोनों को हमने टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस हमने इंक्रीज कर दिया, ज़्यादा किया, ये 10 से लेके ये मेटल का कितना हो गया, इंक्रीज हो जाएगा, ये मान लो ये 80 ओम हो जाएगा, 10 से 80 तक चेंज हो गया, ज़्यादा हो गया इसका। और इसको जब 100 डिग्री किया, ये चेंज हो गया, मान लो ये 50.3 आ गया, कितना चेंज हुआ, पॉइंट वेरी वेरी लेस चेंज हुआ, तो मीन्स ये बराबर कांस्टेंट हो गया, चेंज नहीं होता है। तो इसका अंदर से अगर रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है तो करंट कांस्टेंट रहेगा। हीटिंग एफेक्ट हीटर कॉयल में लिए, जैसे आयरन ले लो, प्रेस ले लो, फिर ये जो हीटर कॉयल होता है, ये सारे एलॉय, कौन सा एलॉय यूज़ किया, नाइक्रोम आयर, नाइक्रोम निकेल क्रोमियम नाइक्रोम आयर यूज़ किया जाता है, वो एलॉय होता है हीटिंग एलिमेंट के लिए। तो इसमें देखो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन ये मेटल क्यों नहीं करता है, ये जब गर्म होता है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होने पर क्या होता है, करंट कम हो जाता है, तो ये डिस्टर्ब हो जाता है, गर्म नहीं होता है इसका, फिर जल जाता है, गड़बड़ हो जाता है। तो एलॉय इज यूज्ड फॉर मेकिंग हीटर कोयल्स। ओके जहाँ जहाँ जैसे मान लो वाटर हीटर होता है, गीजर होता है, उसका अंदर कोयल है, तुमने वो प्रेस आयरन खोल के देखो, उसका अंदर भी कोयल होता है, जहाँ जहाँ गर्म हो रहा है करंट से, वही टोस्टर होता है। ये सारे एप्लीकेशन याद रखो कहाँ कहाँ पर ये एलॉय यूज़ होता है, मेटल नहीं होता है, मेटल ओनली करंट कैरिंग के लिए रूम टेम्परेचर में काम आता है। समझ में आ गया। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ में चलते हैं, रेजिस्टेंस के ऊपर बहुत लंबा होता है, ये देखो डेरिवेशन में आ गया, रेजिस्टेंस इन सीरीज। अगर दो तीन रेजिस्टेंस, ये सिंबल दे दिया ना, शिकायत था सिंबल, याद रखो। रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है, कोई रेजिस्टेंस सीरीज में ले लिया तो फॉर्मूला क्या है, टोटल रेजिस्टेंस R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 क्या होता है, इसको R1 ले लो, ये है R2, ये है R3। होता क्या है इसमें, यहाँ से करंट ए पॉजिटिव है,
ये नेगेटिव। करंट पास हो रहा है, बोलो अभी अभी करंट पास हो रहा है इसको ना, ये तो की है, की ही है। अभी की तरफ देखो, ये ऑफ है ना ऑन है, ऑफ है, मतलब कोई करंट फ्लो नहीं हो। अभी इसको ऑन कर दिया, ये ऑन हो गया ना, अभी बिंदी लगाया मीन्स ऑन हो गया। तो ऑन हो गया तो देखो करंट पास होगा। करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से जाएगा, यहाँ से जाएगा, करंट यहाँ से जा रहा है पॉजिटिव, यहाँ से करंट जा रहा है, करंट पाई से लिखो। चाहो तो यहाँ पर एमीटर कनेक्शन करते हो, कोई भी लाइन में काट के यहाँ पर एमीटर ज्वाइन कर यहाँ कर सकते हो। इधर वो जब सर्किट ड्राइंग डिजाइन करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे, उस टाइम देखेंगे। तो करंट यहाँ से जाएगा, जाके इस रेजिस्टेंस के ऊपर से फ्लो होगा, फिर इसके ऊपर से, फिर इसके ऊपर से आके वापस यहाँ से स्विच का ऊपर से होके नेगेटिव में आके कंप्लीट होगा। तो देखो जो करंट, मान लो एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं या 1 एम्पियर करंट, जो इसके ऊपर से जो करंट मूव करके गया, सेम करंट इसी के ऊपर से जा रहा है, वही करंट इसका, तीनों के ऊपर से सेम करंट गया, तो ये सीरीज में आ गया। अगर पाथ डिपेंड होता है तो पैरेलल। तो सीरीज कैसे पता लगेगा, जो करंट निकल के आ रहा है उसको तीनों रेजिस्टेंस के ऊपर से जाएगा तो ये सीरीज माना जाएगा, ठीक है। तो सीरीज में क्या होता है, जब करंट पास करता है तो एक वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। ये वोल्टेज मान लो इसको V1 वोल्ट प्रोड्यूस हो गया, इसका V2 वोल्ट प्रोड्यूस हो गया, इसका V3 ले लिया हमने वोल्टेज। तो V इक्वल टू आई आर, क्या बोला था ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर। तो ये V1 है तो V1 इक्वल टू आई आर वन। जो अब इसमें वोल्टेज अप्लाई किया V वोल्ट अप्लाई किया, वो देखो तीनों वोल्टेज डिफाइंड हो गया। मान लो ये 10 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट 3 वोल्ट 5 वोल्ट होता है, तीनों मिला के 10 होना चाहिए, क्यों 10 तो अप्लाई किया, ये 10 तीनों में डिवाइड हो जाएगा। चाहे इक्वल वैल्यू हो जाएगा तो इक्वल होगा, अनइक्वल होगा तो अनइक्वल वैल्यू डिवाइड हो जाएगा। चलो इसको डेरिवेशन देखते हैं क्या है, नेक्स्ट पेज में मैं करके रखा। यही है रेजिस्टेंस। देखो कंसीडर 3 रेजिस्टेंस R1 R2 R3 हमने ले लिया, R1 R2 R3, R1 फर्स्ट वाला लिया, फिर सेकेंड थर्ड लिया, कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए बैटरी EMF V वोल्ट। EMF एंड वोल्टेज क्या चीज़ होता है ये थोड़ा देख लेते हैं। EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये EMF क्या होता है और वोल्ट क्या होता है देख लो यहाँ पर। जो बैटरी से निकलने वाला होता है, जो इसमें वोल्ट प्रोड्यूस होता है, उसको EMF बोलते हैं, और वही वोल्ट इसमें ड्रॉप होता है तो ये ड्रॉपिंग वाला वोल्टेज बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, और ये EMF बोलता है बैटरी में। ये याद रखो, ये जनरेटिंग होता है EMF, और ड्रॉपिंग होता है जिसमें कंज्यूम होता है उसमें PD बोलते हैं। आगे चलो। तो करंट I फ्लोज थ्रू द सर्किट, PD अक्रॉस इस रेजिस्टेंस, मैं बोला ना V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3, ये तीनों यहाँ पे देखा है ना, यहाँ पे V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2, कहाँ, क्योंकि यहाँ से भी करंट जा रहा है, लिख लो यहाँ पर, ये करंट यहाँ से I जा रहा है कि नहीं। जब इसको ऊपर से पास करेगा तो वोल्टेज भी प्रोड्यूस हो जाएगा, V1 इक्वल टू IR1, यहाँ से जब जाएगा तो V2 इक्वल टू IR2 हो जाएगा, फिर यहाँ से सेम करंट जा रहा है, सेम करंट जा रहा है तो V3 इक्वल टू IR2, फिर वो सेम करंट यहाँ से निकल जाएगा तो वोल्टेज देखा के जाएगा, करंट I हो जाएगा। तो ये तीनों हमने लिख लिया यहाँ पर, V1 V2 V3। मान लो ये तीनों रेजिस्टेंस हमने एक साथ ज्वाइन करके एक बनाया, जिसका नाम दिया हमने R लिखा, तो करंट वही फ्लो हो रहा है तो उसको डेवलप किया, यही वोल्टेज यहाँ पे तीनों ज्वाइंट होकर एक हो जाएगा। तो डेरिवेशन कैसा आएगा देखो, इसमें डेरिवेशन देखे हमने। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू ए सेम बैटरी, अगर मान लो वो चेंज करके तीनों एक साथ ज्वाइन करके लिख दिया तो वोल्टेज V इक्वल टू IR हो जाएगा, अभी जो देखा है। तो V इक्वल टू टोटल वोल्टेज जो अप्लाई किया V1 प्लस V2 प्लस V3, वैल्यू पुट करो इसको, IR इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, I कॉमन ले लो, लेके दोनों साइड काटो, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, आगे 4 5 6 7 जो भी लगा, 2 होगा तो दोनों आएगा, 3 होगा तो 3, 4 होगा 4, ये सीरीज का फॉर्मूला हमारे हो जाएगा। जो लिखा हूँ मैं सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके रेडी करो, वीडियो स्टॉप करके ये पूरा लिख लो। नेक्स्ट आ जाओ, हमारे ये जो लॉज है कुछ लॉ ऑफ सीरीज में क्या क्या होता है हमने क्या देखा, करंट थ्रू इस रेजिस्टेंस का सेम करंट सेम देखा था। यहाँ पर देखो करंट I फ्लो हुआ था ना, प्लस माइनस दे दिया, यहाँ से स्विच नहीं दिया हमने, यहाँ से करंट सबका अंदर से सेम करंट फ्लो होता है, करंट कांस्टेंट रहेगा सभी में सेम। टोटल वोल्टेज अक्रॉस द कॉम्बिनेशन इज द सम ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ पर क्या दिया था V1 V2 V3 लिखा था ना, ये टोटल V, ये V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये वोल्टेज डिवाइड हो गया था
डिस्ट्रीब्यूट हो गया था सभी में। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया था, याद रखो। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एनी रेजिस्टर प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर, रजिस्टर के ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इसका वैल्यू होगा, और कम वैल्यू होगा तो कम वोल्टेज होगा, ज़्यादा वैल्यू होगा तो ज़्यादा वोल्टेज हो जाएगा, ये ड्रॉपिंग आ जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सम ऑफ इंडिविजुअल, तो ये आर हुआ R1 R2 R3 लिखा था, तो हमने क्या है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है इसका इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑलवेज लार्जर देन, मान लो ये 2 ओम लिया, ये 3 ले लिया, ये ले लिया 5, तो टोटल कितना हो गया 2 + 3 5 + 5 10 हो गया। तो ये देखो ये बड़ा वाला 5 होता है, लेकिन हमने R इक्वल टू कितना मिला 10 मिला है, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बड़ा वाला से भी ज़्यादा होता है, क्योंकि तीनों ऐड किया तो सिंगल से भी बड़ा तो होना ही है। ये हमें 5 पॉइंट याद रखो तो वो काम आएगा सर्किट में। 5 पॉइंट हमने क्लियर किया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हमने पैरेलल में। तो पैरेलल क्या है, देखो सीरीज में जो बोला है तो सब ऐड किया था, इसमें 1/, करके ऐड करो, 1/, करके ऐड करो, जस्ट याद रहेगा। पैरेलल में 1/, होगा, ये 1/R हो जाएगा। कैसा होता है देखते हैं, ये सर्किट बना है पैरेलल, देखो तीनों पैरेलल में लगा के रखा हमने, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, वीडियो ऐसे ही लंबा हो रहा है। तभी देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव दिया, बैटरी का वोल्टेज भी आया, करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है आई, इधर से भी वही सेम करंट जा रहा है आई, अभी थोड़ा आइडिया आ रहा है, यहाँ से भी करंट आई जा रहा है। अभी देखो करंट जब आई यहाँ से मूव कर रहा है, ये तीनों पार्ट में डिवाइड होगा, 1 2 3, तो सेम करंट तो नहीं जा सकता ना इसमें। मान लो 10 एम्पियर आ रहा है, इसमें 2 गया, इसमें 3 गया, इसमें 5, ये 2 एम्पियर हो गया, तो मान लो इसको I1 मान लिया इधर, ये हो गया I2 ले लो, ये हो गया हमारे I3 ले लो। तो अरे रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अभी क्या बोलो, ये करंट पास हो रहा है इसमें से, नहीं हो रहा है, देखो स्विच ऑफ है, ये ऑन किया तब भी जाके करंट शुरू हो जाएगा जाना। तो वही करंट यहाँ से पास होके अंदर से यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से यही I1 I2 I3 तीनों ऐड होके यहाँ निकलेगा, तो I बन जाएगा उसको फिर यहाँ से I आएगा, फिर यहाँ से I जाके कंप्लीट होगा सर्किट, पूरा सर्किट I है। जो सर्किट से निकलेगा बैटरी से वही वापस आना है, घूम के पाथ डिपेंड होके फिर जॉइंट होके यहाँ मिल गया। तो मान लो ये जो वोल्टेज दिया हुआ है ना, यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज है, तो यही वोल्टेज यहाँ पर आ गया, ये वोल्टेज यहाँ से मान लो पॉइंट ये है, ये बी है, तो ए बी का बीच में ये वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ पर वोल्टेज सेम रहेगा। जैसे सीरीज में करंट सेम था, वोल्टेज डिवाइड हुआ था, इसमें वोल्टेज सेम रहेगा, करंट देखो डिवाइड हो गया, दोनों डिवाइड एक साथ नहीं होता है, पैरेलल में करंट डिवाइड होता है। तो हमारे फार्मूला क्या था, वो मतलब V इक्वल टू IR था ना IR, तो I इक्वल टू कौन सा है V/R, समझ में आ गया। तो हमारे V1/R1 हो जाएगा। ये देखो अगर ए वाला में जाए तो V तो कांस्टेंट, तो V/V1 नहीं सॉरी V/R1 हो जाएगा, तो I1 इक्वल टू V/R1 हो जाएगा। लाइक दिस I2 इक्वल टू V/R2, I3 इक्वल टू V/R3 हो जाएगा। देखो नेक्स्ट पेज में चलते हैं, वही कैलकुलेशन हमने यहाँ देखा है। कंसीडर 3 रेजिस्टेंस, वही लिखना है, 2 लाइन लिखो, डायरेक्टली करने पर मार्क्स नहीं आएगा, ये डेरिवेशन दिखाना पड़ेगा। 3 रेजिस्टेंस R1 R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल विथ बैटरी EMF V वोल्ट, जो उसमें लिखे वही लिखो, इसमें दोनों डिफाइन मत करो। व्हेन सेम PD डेवलप्ड अक्रॉस द ऑल रजिस्टर, देन करंट थ्रू इस रजिस्टर, करंट कौन सा I1 I2 I3 हो जाएगा, वही I1 I2 I3 का वैल्यू कौन सा आएगा, I1 इक्वल टू V/R1, I2 इक्वल टू V/R2, I3 इक्वल टू V/R3, ये तीनों वोल्टेज हो जाएगा। मान लो हमने वो तीनों रेजिस्टेंस हमने एक साथ करके एक सिंगल बनाया, तो उसके अंदर से द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R, सिंगल मीन्स ऐसा हो जाएगा सिंगल, वो तीनों को ज्वाइन कर दिया हमने, इधर एक था ज्वाइन करके एक लिखा, इधर से एक वोल्टेज दे दिया हमने, ये V बना दिया, वोल्टेज वही सेम बोल दिया, और करंट यहाँ पर I दे दिया, ये वोल्टेज यहाँ से I करंट जा रहा है, ये वोल्टेज को R लिखा हमने, तो करंट का बराबर हो जाएगा उसका, जब जाएगा तो उसका फार्मूला क्या होगा, इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड द सेम, तो इसका अंदर से I का वैल्यू क्या होगा, ये V हो गया, R हो गया, V इक्वल टू IR। तो फार्मूला कैसे निकलता है इसको देख लेते हैं हमने नेक्स्ट पेज में जाके। देखो इसमें क्या किया फार्मूला में, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हमने लिखा, करेक्ट है,
जो करंट वोल्टेज सेम था, वोल्टेज V इज सेम, कोई चेंज नहीं होगा, सेम सबके लिए सेम रहेगा। तो I का वैल्यू V/R, I1 इक्वल टू V/R1, I2 इक्वल टू V/R2, ये भी लिखा, V/R3 लिखा। तो ये तीनों वोल्टेज है, V कॉमन ले लो, लेके इसको काटो तो V निकल गया। तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये याद कर लो, प्लस डेरिवेशन वीडियो पॉज करके ये डेरिवेशन लिख लो। ये बहुत कम का है, एग्जाम में आता है, रिटन क्वेश्चन में आएगा। इसको थोड़ा हमने क्वालिटी देख लेते हैं। लॉ क्या क्या है, क्या क्या बोला है इसमें, देखो। अगर पैरेलल में है, वोल्टेज अक्रॉस इज रेजिस्टेंस सेम, बोला ना, वोल्टेज सेम सेम आ गया, एंड इज इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज, जो बैटरी का वोल्टेज था, ईएमएफ था जनरेट हुआ, तो वही वोल्टेज सेम आएगा सभी में। टोटल करंट सम ऑफ इंडिविजुअल करंट, टोटल करंट सम ऑफ इंडिविजुअल करंट हो जाएगा। आई इक्वल टू I1 क्या लिखा था हमने, आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इसी टाइप का और भी होगा तो लाइन और भी ज़्यादा होते रहेगा। ओके, करंट थ्रू वेरियस रेजिस्टेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होता है तो करंट उसमें से ज़्यादा जाएगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या है, वो रेजिस्ट करता है फ्लो ऑफ करंट, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होता है तो करंट कम जाएगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला है। ये थोड़ा याद रखो। फिर चलो, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हम अदर रेसिप्रोकल मीन्स वही फॉर्मूला है, उसी को रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस 1/R1 प्लस R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, मान लो एक 1 वोल्ट है, एक 2 वोल्ट है और एक 6 वोल्ट है, तो हमारा जो आंसर आएगा 1 से भी छोटा आएगा, क्योंकि 1/, किया तो बड़ा हो जाएगा, उसको 1/, करो सबसे छोटा हो, इससे भी छोटा मिल जाएगा। 1 लीजिए तो उससे भी कम हो जाएगा, सीरीज में करो तो इससे भी बड़ा हो जाएगा रेजिस्टेंस। ओके, जब कॉम्बिनेशन करेंगे उसमें सब कैलकुलेट करके देखेंगे कम ज़्यादा किस में हो रहा है। ओके, खत्म होने वाला है, ज़्यादा नहीं है। वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, करंट फ्लोइंग थ्रू ये रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर फॉर टाइम टी, ये फार्मूला आता है, उसमें क्या क्या होता है देखो। इस जब करंट फ्लो होता है रेजिस्टेंस के अंदर से, प्रोपोर्शनल टू I² होता है, और टाइम का ले लो, ये होता है T होता है, दोनों ज्वाइन कर लो तो ये इस प्रोपोर्शनल I²T, तो रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट, रेजिस्टेंस वेरी नहीं करेंगे तो इसमें कांस्टेंट देखिए, फार्मूला याद रखो I²RT, I²R, इसको डिफरेंट फार्मूला बनाओ, देखो इसको बनाओ इस इक्वल टू I²R को, तो इधर IR करो इंटू, ये 2 I था ना, एक I यहाँ रखो और T यहाँ रखो, तो फार्मूला क्या था, मतलब V इक्वल टू IR, IR होता है ना, तो IR का जगह में V लिखो, इसका जगह में क्या लिखना है V, फिर इधर लिखो IT। जब वोल्टेज दोगे एक्चुअल फार्मूला ही करना है, ठीक है, अगर वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है तो VIT लिखो। फिर देखो रेजिस्टेंस लेना है ओनली, वोल्टेज निकल देंगे। तो I का वैल्यू लिखो यहाँ पर, I इक्वल टू V/R, यहाँ पर I इक्वल टू कौन सा है, V/R, तो वहाँ पे लिखे V/R इसका, तो V²/R² लिखो इंटू R इंटू T, तो एक काटो, काट के क्या है V²/RT, V²/RT। तो ये फार्मूला, यही फार्मूला मेन काम आता है, ये कभी कभी आता है, ये कभी कभी काम आता है न्यूमेरिकल के लिए, इजी प्रोसेस करने के लिए चेंज ओवर करके करना पड़ता है। चलो देखते हैं इसको कैलकुलेशन वगैरह कैसे किया और क्या क्या है। दूसरा फॉर्मूला जाते हैं, हमने वर्क डन और पावर खत्म हो जाएगा। लेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इज V, पोटेंशियल लिया, कोई भी इंस्ट्रूमेंट का अगेंस्ट में, कोई भी एप्लियंस का अगेंस्ट में वोल्टेज लिया, और T टाइम लिया, उसके अंदर से चार्ज क्यू फ्लो हो रहा है, तो वर्क डन क्या है W इक्वल टू VQ, हमने पहले वर्क डन का फॉर्मूला बताया, W इक्वल टू VQ होता है। Q का वैल्यू क्या है, Q इक्वल टू IT वैल्यू पुट कर सकते हो, Q इक्वल टू IT, V इंटू IT होता है, IT हो गया, और V इक्वल टू IR होता है ना, V इक्वल टू IR होता है, V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR होता है, तो IR इंटू IT, तो क्या हो गया I² R, I² RT,
तो वही जो फार्मूला हीट इज एनर्जी, एनर्जी और वर्क डन एक ही होता है, वो फार्मूला देखो इससे भी निकल आएगा। पावर क्या होता है, पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम होता है। और वर्क डन का वी क्यू, और ये फार्मूला जो वर्क डन वहाँ पे लिखा था, जो देखो वर्क डन का आई स्क्वायर आर थी, तो हीट से कितना पावर जनरेट होता है वो भी कन्वर्शन आएगा एनर्जी। तो यही याद रखो इसको। और इसको देखो डेरिवेट किया, v इक्वल टू क्यू बाई टी, ये क्यू है इसमें, और टी को एक साथ देखो क्यू बाई टी, क्यू बाई टी करंट होता है। तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी ना, क्यू इक्वल टू कौन सा था, आई टी था ना, तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू बाई टी के साथ वी इंटू आई हो गया, पावर वी इंटू आई, वोल्टेज और करंट इंटू करोगे तो पावर आ जाता है। ओके, और तो एनर्जी कौन सा आएगा इसमें, एनर्जी ENERGY, एनर्जी इक्वल टू वी आई टी, पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम इक्वल टू VIT हो जाएगा, पावर इंटू टाइम। ये फॉर्मूला का न्यूमेरिकल कराएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। 2-3 क्वेश्चन हमने लिखा, इजी क्वेश्चन, लास्ट है। बोलता है व्हाई एलॉय इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक हीटर और टोस्टर। इसका क्वेश्चन देखो, एलॉय डज नॉट ऑक्सीडाइज इन हाई टेम्परेचर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं होता। दूसरा, रेजिस्टिविटी चेंजेस वेरी लेस, वही जो मैं दिखाया था प्रैक्टिकली, एक एग्जाम्पल देख, ऑन हायर टेम्परेचर हेंस टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। ये 2 पॉइंट याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, व्हाई टंगस्टन इज यूज्ड इन फिलामेंट फॉर इलेक्ट्रिक बल्ब। तो ये क्या होता है, टंगस्टन क्या होता है, टंगस्टन डज नॉट मेल्ट ऑन हायर टेम्परेचर 3000 केल्विन, लाइक एक्चुअली किताब में 3300 केल्विन दिया हुआ है, तो जो भी लिखो 3000 से ऊपर टेम्परेचर में भी ये मेल्ट नहीं होता है, ये सबसे हाई टेम्परेचर में विदस्टैंड करता है। और टंगस्टन रेडिएट लाइट एट हायर टेम्परेचर, ये जब इस टेम्परेचर पहुंच जाता है इसके ऊपर तो लाइट रेडिएट करना शुरू करता है। ये 2 पॉइंट याद रखो इसको। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, व्हाई कॉपर एंड एल्यूमिनियम यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन। मेन तो कॉपर यूज होता है घर के लिए, एल्यूमिनियम बाहर के लिए, ट्रांसमिशन लाइन के लिए। कॉपर अगर बाहर दीजिए तो कट के ले जाएगा। तो सबसे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर होता है, वो तो लगा नहीं सकते है ना, सारे निकल के ले जाएगा चोरी कर। तो कॉपर इज गुड कंडक्टर, एल्यूमिनियम ऑल्सो गुड कंडक्टर, गुड नहीं बताएंगे, कंडक्टर किस लिए यूज़ किया जाता है। देखो, कॉपर एंड एल्यूमिनियम इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर नहीं है। तो इट हैज़ ए वेरी लो रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर, दिखाया था ना हमने, रेजिस्टेंस कम है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। इसलिए नॉर्मल टेम्परेचर में हमारे इसको हीटिंग एलिमेंट नहीं बना सकते, इसको कंडक्टिंग अच्छा रहेगा। इसलिए एल्यूमिनियम एंड कॉपर दोनों यूज़ होता है, घर के लिए भी होता है और बाहर ट्रांसमिशन लाइन के लिए भी होता है। ये 2 पॉइंट याद रखना है। आगे चलो, लास्ट क्वेश्चन मेरा ख्याल से। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, व्हिच मटेरियल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट ऑल्सो भी ये बेस्ट कंडक्टर होता है, याद रखो दोनों के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है सब्सक्राइब करो और लाइक करो और एक कमेंट्स दे दो। अगर कोई मिस्टेक है तो उसको कमेंट्स में लिख दो, रेक्टिफाई किया जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो हमारे रहेगा, इसको जो न्यूमेरिकल्स होता है उसी के ऊपर वीडियो बना देंगे, न्यूमेरिकल्स के ऊपर, और उसके बाद सर्किट एनालाइज करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट।